नमस्कार साथियों, मैं मनीष मेवाल आप सभी का आपके अपने चैनल में तहे दिल से स्वागत और अभिनंदन करता हूं। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी शानदार, जबरदस्त और जिंदाबाद होंगे और आप सभी की जो तैयारियां हैं वो काफी बेहतरीन चल रही होंगी। बिल्कुल जी जान लगा करके आप लोग पढ़ रहे होंगे। कक्षा 12 में आपने राजनीति विज्ञान में 100 में से 100 का टारगेट सोचा होगा और उस टारगेट को, जो आपका सपना है, उसको सही प्रूफ हम लोग करके दिखाएंगे। हम इतनी मेहनत करेंगे, इतनी मेहनत करेंगे, इतनी मेहनत करेंगे कि एग्जामिनर भी कंफ्यूज हो जाएगा कि उसको नंबर काटने हैं तो काटने कहाँ हैं, पर वो काट नहीं पाएगा एक भी नंबर आपका। ये विश्वास है हमारा, ठीक है। 0% डाउट और 100% मार्क्स का जो मेरा विश्वास है, जो मेरा संकल्प है, उस पर आप भी मेहनत करिए और मैं भी मेहनत कर ही रहा हूं। और चलिए आज हम लोग पढ़ेंगे कक्षा 12 की राजनीति विज्ञान का स्वतंत्र भारत में राजनीति का अध्याय 4, भारत के विदेश संबंध, और आज उसका लेक्चर नंबर 4 है। और इन्हें तो आप जानते होंगे ठीक है ना, और नहीं जानते हो तो मुझे बता दीजिएगा भाई, ठीक है। कभी कभार जब मैं क्लास 10th की या कोई लाइव क्लास लेता हूँ तो बच्चे पूछते सर आपका नाम क्या है, तो प्लीज आप मुझे बता दीजिएगा। आप लोगों को नाम पता होता, सब पता तो है ना। चलिए लेक्चर फ्लो में आज हम लोग डिस्कस करेंगे चीन का आक्रमण 1962। एक ही टॉपिक है पर ये टॉपिक बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। इसको जितना विस्तार में जाकर के समझा जाए उतना ही कम है। चीन का आक्रमण, देखिए 2-3 देशों के साथ हमारी नोकझोंक चलती रही। पहला चीन हो गया, पाकिस्तान हो गया। पाकिस्तान को तो जैसे हम इग्नोर ही करके चलते हैं, ठीक है। तो चीन का आक्रमण क्यों हुआ, कैसे हुआ, उसको समझेंगे। फिर उसके बाद हम आगे के लेक्चर्स में पाकिस्तान के साथ जो संबंध है उनको समझने की कोशिश करेंगे। चलिए शुरू करते हैं आज के लेक्चर को। चीन का आक्रमण, इन्वेंशन ऑफ चाइना इन 1962। अक्टूबर के 1962 में चीन अपना असली रूप दिखा देता है। जिस रूप की बात डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर कर रहे थे, जिस रूप की बात सरदार वल्लभ भाई पटेल जी कर रहे थे, जिस रूप की बात श्यामा प्रसाद मुखर्जी कर रहे थे, और जो रूप नेहरू जी से छुपा हुआ था, कहीं ना कहीं वही असली रूप चाइना सरकार अपना दिखा देती है और भारत पर आक्रमण कर देती है। देखिए पाकिस्तान के बारे में आपने हमेशा सुना होगा, ठीक है। और ये जब हम लोग पाकिस्तान का रिलेशंस पढ़ेंगे तब हम इन पर चर्चा भी करेंगे। पाकिस्तान की हमेशा नजर कहाँ रहती है? कश्मीर पर नजर रहती है, ठीक है। उनको कश्मीर चाहिए और मुझे सच में इस बात की बड़ी हंसी आती है कि पाकिस्तान से खुद का पाकिस्तान संभल नहीं रहा है पर उनको कश्मीर चाहिए। बांग्लादेश उनके हाथ से चला गया, जो उनका पहले पाकिस्तान हुआ करता था, जिसे हम लोग पूर्वी पाकिस्तान कहा करते थे, वो उनके हाथ से चला गया। ना ना ना, पर उनको कश्मीर चाहिए। अभी भी पाकिस्तान में इतने बुरे हालात हैं, मतलब वो कटोरा लेकर के भीख मांगे ना तो भी बहुत बुरी स्थिति है। इतनी भयंकर महंगाई हो रही है, इतने बुरे हालात हो रहे हैं। अभी इमरान खान को वहां अरेस्ट कर लिया गया तो दंगे हुए हैं, बिल्डिंगें जलाई गई हैं। खुद पाकिस्तान की स्थितियां खराब है पर फिर भी उनको क्या चाहिए? कश्मीर चाहिए। हमें तो कश्मीर चाहिए। भाग भाग करके कहां? कश्मीर में घुसेंगे। भाग भाग करके कहां घुसेंगे? कश्मीर में घुसेंगे। तो इसको एक छोटा सा हम एक एग्जांपल से समझते हैं। देखो क्या होता है, अब देखिए आप लोग बड़े हैं, आप एडल्ट हैं, तो मुझे ऐसा नहीं लगता कि ऐसी बातें आप लोगों के साथ नहीं करनी चाहिए। कर लेता हूं मैं। देखो एक जैसे लड़की होती है, ठीक है ना, एक लड़की होती है तो क्या है, एक शब्द का प्रयोग किया जाता है, जैसे क्रश कहा जाता है कि भाई मैं उसको पसंद करता हूं। तो कुछ क्या है, उसको जैसे ये लड़का है, ये इसको पसंद करता है, इस लड़की को पसंद करता है, पर ये लड़की कभी भी इसकी तरफ नहीं जाना चाहती, ये दूसरे के साथ ही रहना चाहती है। पर ये क्या है, अब उसको पसंद करता है तो बार बार में आ करके हेलो हेलो, अब वो मुंह नहीं लगाती, ठीक है। फिर जाएगा, फिर आएगा, फिर जाएगा, मतलब बार बार में उसको क्या है, जा जा करके उसको कैसे भी करके परेशान करना, उससे बात करने का मौका ढूंढना है। उसी प्रकार से पाकिस्तान है, ठीक है। पाकिस्तान कश्मीर को अपना क्रश मान करके बैठा हो, पर कश्मीर उसको घास का घर भी नहीं डालती, ठीक है ना। कश्मीर के लोग और भारत की सरकार हमेशा से यही कहती आई है कि जम्मू कश्मीर भारत का अभिन्न अंग था, है और सदा ही रहेगा, आगे तक हमेशा रहेगा। कश्मीर से कन्याकुमारी तक भारत एक है, संपूर्ण है। एक भारत श्रेष्ठ भारत का नारा हम लोग लगाते हैं। तो जिस प्रकार से इस लड़के को ये लड़की भाव नहीं देती, उसी प्रकार से कश्मीर पाकिस्तान को बिल्कुल भी भाव नहीं देता। पर पाकिस्तान की एक आदत है बीच बीच में आ करके कश्मीर को परेशान करना, कश्मीर को दिखाना कि देखो मैं तुमसे कितना प्यार करता हूं। और कश्मीर का असली, पाकिस्तान का जो असली रूप है सबको पता हुआ है, ठीक है ना। और इतनी बेइज्जती पाकिस्तान ने पूरी दुनिया में अपनी करा रखी है जिसकी कोई हद नहीं है, पूरी दुनिया जानती है, कोई सीरियसली नहीं लेता उनको, ठीक है। कभी कोई बोल दे हाँ ऐसा है, पाकिस्तान बोल रहा है, चलो 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 भग जाओ ऐसे। तो कश्मीर को जो मुद्दा है ना, वो पाकिस्तान का हम लोगों ने समझा। और ये जब हम लोग और डिस्कस करेंगे, जब हम पाकिस्तान वाले रिलेशन समझेंगे। परंतु अभी हम लोग बात कर रहे हैं चाइना की। अब देखिए पाकिस्तान कश्मीर चाहता है और पाकिस्तान की जो थोड़ी सी दुश्मनी है वो विभाजन के समय से हमारे साथ बनी हुई है, ठीक है ना। उससे पहले तो हम लोग एक ही थे। परंतु चाइना की कोई हमारे साथ ऐसे कोई बहुत बड़ी दुश्मनी नहीं है।
परंतु बस चाइना एक हमें कॉम्पिटिटर के रूप में देखता है। आप पूरे एशिया में उठा करके देख लीजिए, और विशेष करके जब मैं बात करूं साउथ एशिया की, मैं बात करूं तो साउथ एशिया में जितने भी देश हैं, चाहे वो पाकिस्तान हो, अफगानिस्तान हो, भारत हो, नेपाल हो, भूटान हो, श्रीलंका हो, मालदीव्स हो, इन जितने भी देश हैं ना, या मैं कहूं पूरे एशिया में तो चलो फिर भी जापान भी आ जाएगा, पर साउथ एशिया वाले में अगर हम देखें तो चाइना को अगर कोई डिफीट कर सकता है या चाइना को कोई टक्कर दे सकता है इकोनॉमी के मामले में, मिलिट्री के मामले में, किसी भी फील्ड में अगर कोई टक्कर दे सकता है तो वो भारत दे सकता है। इसलिए चाइना हमेशा ये चाहता है कि भारत दबा हुआ रहे, भारत आगे ना निकल जाए। अगर भारत आगे निकल गया ना तो जो मेरी वैल्यू है, मतलब जो चाइना की वैल्यू है, वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो वो एक कॉम्पिटिटर के रूप में देखता है और भारत को हमेशा डाउनफॉल पे लाने की कोशिश करता है, हमेशा गिराने की कोशिश करता है कि भारत आगे नहीं बढ़ना चाहिए। और चाइना बड़े ही दिमाग के साथ खेल रहा है। चाइना पूरी तरफ से भारत को घेरने की कोशिश कर रहा है, पाकिस्तान के साथ अच्छे संबंध बनाने की कोशिश कर रहा है, श्रीलंका के साथ बनाने की कोशिश कर रहा है, बांग्लादेश, भूटान, इस तरह पूरी तरह से घेरने की कोशिश कर रहा है। परंतु भारत किसी से दबने वाला है नहीं। ठीक है, मैं फिर कहता हूं, चीनी को तो पानी में घोल करके पी जाते हैं, छोटी छोटी आंखें वाले। ठीक है, एक आंख में मारा तो दूसरे से पहले ही दिखता है उनको, इतना तो है, और फिर और कौन से ज्यादा दिखेगा। तो चाइना काफी डेवलप्ड हो चुका है, उसमें कोई डाउट वाली बात नहीं है। परंतु चाइना की जो नीतियां हैं कि सिर्फ और सिर्फ वही सुपर पावर बनकर के निकले, वो नीति उसकी थोड़ी सी गलत है। तो चाइना हमें कॉम्पिटिटर के रूप में देखना है और वो हमें कभी भी आगे नहीं आने देना चाहता, क्योंकि उसको पता है कि एशिया में अगर दबदबा बना के रखना है तो भारत को कंट्रोल में रखना होगा, क्योंकि सबसे ज्यादा मेन पावर भारत के पास है, सबसे ज्यादा जनसंख्या भारत के पास है। ठीक है, टैलेंट भारत के पास है, भारत के लोगों का टैलेंट जो है वो पूरी दुनिया अच्छे से उससे वाकिफ है, अच्छे से उसको जानती है। तो अगर भारत पूरी अपनी मेन पावर का इस्तेमाल करके अगर इस्तेमाल करना लगा तो वो चाइना को डिफीट कर देगा, चाइना को पीछे छोड़ देगा, जो कि भारत को दबा करके रखना है। इसलिए वो क्या करता है, पाकिस्तान को सपोर्ट करता है, पाकिस्तान में टेररिस्ट जो गतिविधि है उनको हवा देता है, मतलब उनको फंडिंग देगा, उनको खूब हेल्प करेगा, ऐसे काम चाइना करता रहता है। तो अब हमारे जो चाइना के साथ विवाद है वो दो कारणों के कारण है। पहला तो आप सभी को पता है, जो हम लास्ट लेक्चर में पढ़ कर गए, कौन सा, तिब्बत वाला। ठीक है, तिब्बत वाला, हिंदी चीनी भाई भाई, ठीक है ना, हिंदी चीनी भाई भाई वाला हमने पढ़ा था, तो तिब्बत का। और दूसरा एक हमारा सीमा विवाद रहा है। सीमा किसी लड़की का नाम नहीं है, यहां पर मैं बार बार बता देता हूं। सीमा विवाद का अर्थ क्या है, जो बाउंड्रीज है उन बाउंड्रीज को लेकर करके। ठीक है, कि भाई ये वाला जो एरिया है ये तो क्या है, चाइना का है, ये वाला जो एरिया है ये तो चाइना का है, पर भारत ने ले रखा है। ठीक है, अब ये चीज देखिए, पूरी दुनिया में और भारत में क्या डिफरेंस है वही समझिए। और आप जो कहा जाता है ना, आपने बहुत सी जगह टेम्पो पे, ट्रकों पे लिखा हुआ देखा होगा, मेरा भारत महान, मेरा भारत महान। सच में हमारा भारत महान है, हमें इस चीज पर गर्व करना चाहिए। पर दुख किस बात का है कि हम लोगों को नहीं पता, लिख तो लेते हैं मेरा भारत महान, पर क्यों। देखिए, अब एक कारण मैं आपको अभी बताता हूं। चाइना के पास इतनी बड़ी टेरिटरी है, इतना बड़ा सीमा क्षेत्र है, पर वो एक छोटे से तिब्बत को अपने कंट्रोल में करना चाहता है। ठीक है ना, वो ताइवान को अब भी कंट्रोल में करना चाहता है, वो भारत के कुछ सीमा क्षेत्र वो लेना चाहता है। ठीक है, वहां का एरिया लेना चाहता है। परंतु भारत कभी किसी के सीमा क्षेत्र पे हाथ नहीं डालता, नहीं तुम्हारा है सो तुम्हारा है। बांग्लादेश को जब हमने पाकिस्तानियों से आजाद कराया था तो पूरा पूरा हमारे पास मौका था, हम चाहते बांग्लादेश को गुलाम बना करके हमारे साथ मिला लेते। क्या करता बांग्लादेश उस समय, पर नहीं, हमने उनको आजाद स्वतंत्र रहने का मौका दिया कि जाओ तुम अपने हिसाब से। तो यहां पर चाइना दबाव बनाने की कोशिश कर रहा है, परंतु जैसे तिब्बतियों ने विरोध करा है वैसे ताइवान के लोग भी विरोध करेंगे। चाइना की जो रेस्पेक्ट लेवल है वो डाउन ही होगी बेटा, रेस्पेक्ट लेवल नहीं बढ़ेगी। और मैं पहले भी कहता था और आज वापस कहता हूं, इज्जत दो प्रकार से करी जाती है, एक होता है डर से और एक होता है प्रेम से। ठीक है ना, तो चाइना की डर वाली इज्जत है। ठीक है, डरते हैं, बाकी कोई उनको प्रेम से इज्जत नहीं करता। और भारत की इज्जत पूरी दुनिया में जाओ बड़े प्रेम भाव से इज्जत होती है, लोग इंडिया को बड़े सम्मान की दृष्टि से देखते हैं। और ये आज की बात नहीं है, हजारों सालों से भारत को सम्मान की दृष्टि से देखा जाए, क्योंकि भारत का व्यवहार, भारत का चरित्र ऐसा रहा है जिसमें पूरी दुनिया गौरवान्वित कर सके, पूरी दुनिया गर्व कर सके, ऐसा व्यवहार भारत का रहा है। तो चाइना बस हड़पना चाहता है, ये भी मेरा, ये भी मेरा, ये भी मेरा, ये भी मेरा, मैं यहां से भी ले लूं, यहां से भी ले लूं, परंतु लोगों का सपोर्ट हर जगह से उसको नहीं मिलेगा, उसको निराशा ही हाथ लगेगी। तो हमारे दो मुख्य कारण है जिसके साथ चाइना के साथ हमारा डिशुम 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 हुआ है, एक तो तिब्बत का मामला और एक सीमा विवाद का मामला। आइए जानते हैं चीन के साथ भारत के इस दोस्ताना रिश्ते में दो कारणों से खटास आई। तो हम लोगों ने देखा था कि भारत आजाद हो जाने के बाद
चीन के साथ जो रिश्तों की शुरुआत करता है वो दोस्ताना रूप में करता है, फ्रेंडशिप के साथ करता है कि भाई तू भी दोस्त मैं भी दोस्त, हिंदी चीनी भाई भाई। परंतु अब उसमें थोड़ी सी खटास आ जाती है, थोड़ी बहुत नाराजगी आ जाती है, और वो नाराजगी के दो कारण होते हैं। कौन कौन से हैं? पहला, चीन का 1950 में तिब्बत पर कब्जा। देखिए, चीन का 1950 में तिब्बत पर कब्जा करना ये क्यों विवाद का कारण बनता है? क्योंकि 1954 में 29 अप्रैल 1954 को क्या हुई थी बेटा? पंचशील समझौता हुआ था, और उस पंचशील समझौते के तहत यह कहा गया था कि हम क्षेत्रीय संप्रभुता का सम्मान करेंगे, वी रेस्पेक्ट द रीजनल सॉवरेनिटी ऑफ ईच अदर कंट्री, हम एक दूसरे देशों की क्षेत्रीय संप्रभुता का सम्मान करेंगे। परंतु चाइना को ऐसा लगा कि तिब्बत भारत को सपोर्ट करके अपने वादे से मुकर रहा है, तो इसलिए दोनों में थोड़ी सी खटास पैदा हो जाती है, और भारत कहीं पर भी शोषण किसी के साथ नहीं देख सकता था। और दूसरा, सीमा विवाद बेटा, ठीक है, ये सीमा विवाद पढ़ेंगे। सीमा विवाद में भारत के दो एरियाज को लेकर के चाइना थोड़ा सा अग्रेसिव रहा है, एक तो अक्षय चीन वाला और एक नेपाल, जिसको आप शॉर्ट फॉर्म में अरुणाचल प्रदेश के नाम से जानते हैं। चलिए अब इन पर हम एक एक करके डिस्कशन करेंगे। पहले 1950 के तिब्बत वाले पे। चीन ने 1950 में तिब्बत पर कब्जा कर लिया। अब देखिए, तिब्बत के बारे में हम पहले पूरी कहानी पढ़ चुके हैं, जो कल का लेक्चर था, लास्ट लेक्चर था, उसमें हमने तिब्बत की पूरी कहानी पढ़ी है। देखिए, किताब में जिस सिस्टम से दिया हुआ होता है, हम टीचर्स की जरूरत क्यों होती है? क्योंकि हम उसको थोड़ा और सिस्टमेटिक बना करके लेकर के आते हैं। चीन के साथ शांति समझौता, ये बात पहला टॉपिक था। उसके बाद मैंने आपको तिब्बत पढ़ाया, जिससे कि आज का टॉपिक आपको अच्छे से समझ में आ जाए कि हाँ भाई, चीन के साथ हमारा विवाद क्यों रहा है। तो अब तिब्बत जब जब आएगा तो आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। तिब्बत पे क्या कहा गया था? मध्य एशिया का फटार वाला देश है, तो ये तिब्बत आपको दिख रहा है। अब चाइना को ये लगता है साहब ये तो हमारा ही हमारा है, ठीक है, तिब्बत भी हमारा, अरुणाचल प्रदेश भी हमारा। ये इधर वाला जो एरिया आप देख रहे हैं अक्षय चीन, ठीक है, अक्षय चीन पर भी तिब्बत अपना, चाइना अपना दावा ठोकता है। इससे भारत और चीन के बीच ऐतिहासिक रूप से जो एक मध्यवर्ती राज्य बना चला आ रहा था वह खत्म हो गया। तो देखिए, अब तिब्बत चीन और भारत के बीच में एक तरीके से मध्यवर्ती है, बिल्कुल बीच में है इन दोनों के बीच में। तो वो क्या हो गया? खत्म हो गया। क्यों? क्योंकि उस तिब्बत को क्या है, चाइना अपनी टेरिटरी में, अपने सीमा क्षेत्र में मिलाने की कोशिश कर रहा है। शुरू में भारत सरकार ने चीन के इस कदम का खुले तौर पर विरोध नहीं किया। देखिए, स्टार्टिंग में भारत सरकार ने इसका खुलकर के विरोध नहीं करा। क्यों नहीं करा? पहली बात तो ये कि जब तक कोई दूसरा देश अगर मदद नहीं मांग रहा तो हम सीधा एक आरोप किसी देश पे नहीं लगा सकते। एक बड़े संगठनों में जाकर के, अंतर्राष्ट्रीय संगठनों में हम उस आवाज को उठा सकते हैं कि हाँ साहब वहां पर गलत हो रहा है, उस पर ध्यान दिया जाए। अब जैसे 1959 में जब दलाई लामा जी ने शरण मांगी तो भारत ने शरण दी है, शरण देने से मना नहीं करा, मतलब भारत ने हेल्प करी। परंतु जब तक लोग ही अगर मदद की गुहार नहीं करेंगे तो भारत कैसे कह सकता है कि हाँ तिब्बत में कुछ गलत हो रहा है? लोग आवाज उठाएंगे, लोग डिमांड करेंगे, तभी तो पता चलेगा दुनिया को कुछ गलत हो रहा है। तो शुरू में भारत सरकार ने इसका विरोध नहीं करा, और थोड़ा सा ये भी कह सकते हैं कि समझौतों को बेहतर बनाए रखने के लिए, रिश्तों को बेहतर बनाए रखने के लिए भी यहाँ पर सरकार ने कोई एक्शन नहीं लिया। बहरहाल, तिब्बत की संस्कृति को कुचलने की खबरें जैसे जैसे सामने आने लगी, वैसे वैसे भारत की बेचैनी भी बढ़ी। अब तिब्बत की संस्कृति को कुचलना शुरू कर दिया, जैसे जैसे तिब्बत की संस्कृति को कुचलना शुरू कर दिया, वैसे वैसे भारत की बेचैनी भी बढ़ने लगी। अब भारत को थोड़ा सा ये लगा कि अगर तिब्बत की जो संस्कृति है उसको दबाया जा रहा है, वहां के लोगों पर अत्याचार हो रहा है, इस समय पर भारत को बोलना चाहिए। देखिए, मैं एक चीज ये कहता हूँ, नेहरू जी के जो फैसले हैं वो काफी हद तक बहुत बेहतर है। ये मेरा थोड़ा सा पर्सनल ओपिनियन है, मैं ऐसा मानता हूँ। जब 1959 में हमने दलाई लामा जी को और बाकी तिब्बतियों को शरण दे दी थी, शरणार्थी बना लिया था, भारत में ले लिया था, और उसके बाद जब चाइना नाराज हो चुका था, चाइना को लगा कि भारत हमारी क्षेत्रीय संप्रभुता पर अटैक कर रहा है, भारत हमारे साथ गलत कर रहा है, उसी समय क्या है, हमें थोड़ा सा एक्टिव हो जाना चाहिए था और अर्धसैनिक बल को हटा करके हमें सेना को क्या कर देना चाहिए था, बॉर्डर पे लगा देना चाहिए था। क्योंकि कहीं ना कहीं हमें संकेत मिल चुका था कि चाइना अब हमसे नाराज है, हमसे गुस्सा है, और उसको बस एक मौका चाहिए होगा हमसे लड़ने का, और वो मौका उसको मिल चुका है कि हमने तिब्बत के मामले में इंटरफेयर कर दिया। उस समय अगर हम आर्मी क्षेत्र लगा देते तो काफी कुछ शायद तक थोड़ा हो सकता है कि मामला और शांत हो जाता और ठीक रहता, पर उस समय भी हमने अर्धसैनिक बल को लगा के रखा, वो थोड़ा सा गलत है। ये कहा जाता है कि अगर आप किसी को एक बार माफ करते हैं गलती करने पे, बढ़िया बात है, आप बड़े ही अच्छे व्यक्ति हैं। दूसरी बार माफ करते हैं, आपकी जो कंपैरिजन, आपकी तुलना है देवताओं से करी जाती है कि देखो भगवान के स्वरूप, आप तो लोगों को माफ कर देते हो। पर बार बार किसी पर माफ करना वो बेवकूफ इंसान की निशानी। बार बार माफ नहीं करना चाहिए। भगवान भी एक लिमिट के बाद माफ करना बंद कर देते हैं, चल तो सुधरता तो है नहीं और बार बार आ जाता है माफी मांगने, ऐसे काम नहीं होता। तो चाइना का ये कदम हमें दिख चुका था कि भाई चाइना अब हम पर अग्रेसिव हो रहा है, क्योंकि हमने कहीं ना कहीं उसके मैटर खड़ा कर दिया है, हम उसके मैटर में बीच में बोल रहे हैं। तो ऐसे कंडीशन पे चाइना हम पर अटैक कर सकता है और हमें
बाउंड्री पे क्या कर देना चाहिए, हमारी आर्मी को तैनात कर देना चाहिए। अर्धसैनिक बल को सेकंड लाइन पर हम लोग रखें, फर्स्ट लाइन पर हमारी आर्मी रहनी चाहिए, जिससे कि एक मजबूत जो पकड़ है वो भारत को मिले और चाइना के मन में डर बैठे। ये ऐसा मेरा पर्सनली मानना है। तिब्बत के धार्मिक नेता दलाई लामा ने भारत से राजनीतिक शरण मांगी और 1959 में भारत ने उन्हें शरण दे दी। अब जो तिब्बत के धार्मिक नेता है दलाई लामा जी, उन्होंने 1959 में भारत से शरण मांगी और भारत ने शरण दे दी। ये है दलाई लामा जी, हम पढ़ चुके हैं पहले इनके बारे में। चीन ने आरोप लगाया कि भारत सरकार अंदरूनी तौर पर चीन विरोधी गतिविधियों को हवा दे रही है। अब चीन ने यह आरोप लगाया कि भारत क्या कर रहा है, चीन विरोधी गतिविधियों को हवा दे रहा है। हवा देने का मतलब यूं नहीं है कि वो यूं ऐसे हिला हिला कर करके, नहीं, मतलब क्या कर रहा है कि जो ऐसे जो काम जो चीन के खिलाफ हो, ऐसे कामों को भारत सपोर्ट कर रहा है। अब मतलब तिब्बत किसका, जैसे तिब्बत, चाइना ने कहा तिब्बत हमारा है, तिब्बत के लोग हमारे हैं, हमारी संस्कृति एक, वो सीमा क्षेत्र हमारा ही है। परंतु जब तिब्बत के लोगों को हम सपोर्ट कर रहे हैं, इसका मतलब क्या है, हम चाइना को दिखा रहे हैं तुम लोग गलत कर रहे हो, हम तुम्हारे खिलाफ हैं। तो चाइना यही बात कह रहा है। चाइना ने यह आरोप लगाया है कि भारत क्या कर रहा है, चीन विरोधी गतिविधियों को हवा दे रहा है, मतलब चीन के विरोध में होने वाली गतिविधि, एक्टिविटीज उनको क्या कर रहा है, सपोर्ट कर रहा है, उनके सपोर्ट है, उनके खिलाफ में नहीं है भारत, जो कि गलत बात है। भारत का दावा था कि चीन के साथ सीमा रेखा का मामला अंग्रेजी शासन के समय ही सुलझाया जा चुका है। अब यहां से तो देखिए, पहला मैटर तो तिब्बत वाला, यहां पे थोड़ा सा मतलब क्या है, आग सी लग चुकी थी, ठीक है ना, चाइना सरकार के, ठीक है, छोटी छोटी आंखों में जलन होने लगी थी, उनके मोतियाबिंद हो गया था उन लोगों को। अब दूसरा जो मैटर है वो है सीमा विवाद का, ठीक है, आप हेडिंग डाल लीजिएगा चाहे यहां पर, सीमा विवाद। सीमा विवाद, देखिए अब सीमा विवाद क्या है, जब ब्रिटिशर्स भारत को छोड़ करके गए हैं तो उन्होंने जो बाउंड्री लाइन है वो तय करके गए हैं, ठीक है, कि भाई ये वाली इतनी इतनी बाउंड्री लाइन ये है, ये वाली इतनी इतनी बाउंड्री लाइन ये है, तो वो बाउंड्री लाइन तय करके गए। तो भारत का दावा था कि चीन के साथ सीमा रेखा का मामला अंग्रेजी शासन के समय ही सुलझाया जा चुका है। तो भारत ये कह रहा है कि चीन के साथ जो भी हमारा सीमा का मामला था, जो भी हमारा बाउंड्री डिस्प्यूट थे, वो सारे के सारे अंग्रेजी शासन के समय ही सुलझा दिए गए हैं। तो अब तो आज तो कोई सवाल ही नहीं उठता, अब तो आज तो कोई सवाल ही नहीं उठता सीमा के विवाद को लेकर के। ये बिल्कुल एक ऐसा है जैसे मान लीजिए कि परिवार में दो भाई है, ठीक है ना, और पिताजी उनकी जो जितने भी जमीन थी उसका बंटवारा करके चले गए। अब आज एक भाई ये बोले कि नहीं नहीं साहब, भैया ने ज्यादा ले लिया, छोटे भाई ने ज्यादा ले लिया, ये विवाद का है, तो वो ये कहेगा ना यार पिताजी करके चले गए थे तो आप क्यों कर रहे हो, ठीक है ना। मैं आपको यहाँ पे तुलना नहीं कर रहा हूँ इस टॉपिक के, उसमें आपको समझाने के लिए आसान बता रहा हूँ। जैसे मान लीजिए कि कोई दो भाई है और ये जमीन थी और पिताजी ने बराबर करके बांट के चले गए। अब कोई ये बोले नहीं नहीं साहब मेरे हिस्से में तो इतनी आनी थी, ये बोले मेरे हिस्से में इतनी आनी थी, तो गलत बात है। जब पहले ही उसकी बात का सॉर्ट आउट हो चुका तो उस मुद्दे को बार बार नहीं उठाना चाहिए। तो यहाँ पर भी क्या है कि भारत कह रहा है जब अंग्रेजों के मामले में मुद्दा सुलझा दिया गया था तो अब चाइना को क्यों आग लगी है, क्यों चाइना अब जल रहा है। लेकिन चीन की सरकार का कहना था कि अंग्रेजी शासन के समय का फैसला नहीं माना जा सकता, पर चीन का यह कहना है कि अंग्रेजी शासन का समय का जो फैसला है हम उसको नहीं मानेंगे। तो मैं तो अगर ऐसी जगह होता तो मैं तो इनको चीन वालों को ये कहता जाओ फिर अंग्रेजी सरकार से ले लो जमीन, वो ब्रिटेन वालों की उठा लो जमीन, ठीक है ना, यूरोप की जमीन छीन करके ले आओ। मुख्य विवाद चीन से लगी लंबी सीमा रेखा के पश्चिमी और पूर्वी छोर के बारे में था। अब देखिए दो इलाकों की जमीनों को लेकर के विवाद है। चीन ने भारतीय भू क्षेत्र में पड़ने वाले दो इलाकों जम्मू कश्मीर के लद्दाख वाले हिस्से के अक्षय चीन, तो अगर आप देखेंगे तो यूं है, ये वाला जो इलाका है ये अक्षय चीन का है, और अरुणाचल प्रदेश के अधिकांश हिस्से जिनको नेफा कहा जाता है, बेटा क्या कहा जाता है, नेफा। तो अरुणाचल प्रदेश के जो अधिकांश हिस्से हैं उन पर अपना अधिकार है। दो जगह है अक्षय चीन कहां हो गया, पश्चिमी इलाके में, और पूर्वी इलाके में अरुणाचल प्रदेश के जो हिस्से हैं वहां पर अपना दावा ठोक रहा है। अरुणाचल प्रदेश को उस समय नेफा या उत्तर पूर्वी सीमांत कहा जाता था। क्या कहा जाता था, उत्तर पूर्वी सीमांत, उत्तर नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर, ठीक है ना, नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर प्रोविंसेस कहा जाता है। नेफा ये आएगा वैसे लिखने में, उत्तर पूर्वी सीमांत, ठीक है, या बाउंड्री लाइन भी आप कह सकते हैं, नॉर्थ ईस्टर्न जो फ्रंटियर है बाउंड्री लाइन है उसकी बात हो रही है। तो उत्तर पूर्वी सीमांत कहा जाता था, या अरुणाचल प्रदेश हम उसको आज कहते हैं। 1957 से 59 के बीच चीन ने अक्साई चीन इलाके पर कब्जा कर लिया और इस इलाके में उसने रणनीतिक बढ़त हासिल करने के लिए एक सड़क भी बना दी। तो 1957 से 59 के बीच में अक्साई चीन पर सरकार कब्जा कर लिया और वहां पर एक
रणनीतिक बढ़त बनाने के लिए, मतलब अपना दबदबा बनाने के लिए उन्होंने वहां पे एक सड़क का भी निर्माण कर दिया। दोनों देशों के शीर्ष नेताओं के बीच लंबी लंबी चर्चाएं और बातचीत चली, लेकिन इसके बावजूद मतभेद को सुलझाया नहीं जा सका। दोनों देशों की सेनाओं के बीच सीमा पर कई बार झड़प हुई। अब देखिए, दोनों देशों के जो बड़े बड़े नेता हैं उनके बीच में लंबी लंबी चर्चाएं हुई, बातचीत हुई, कोशिश करी गई कि जो सीमा का विवाद है इसको समटा दिया जाए, इसको ना बीच बीच में लेकर के आया जाए। अब देखिए, जब चाइना ये कह रहा है कि आप हमारे क्षेत्रीय संप्रभुता पर अटैक कर रहे हो, आप हमारे रिश्तों को खराब कर रहे हो, तो भाई फिर आप भारत के सीमा क्षेत्र पे क्यों आ रहे हो? ठीक है ना, आप क्यों भारत का अक्षय चीन आप ले रहे हो? आप क्यों भारत के नेफा वाले क्षेत्र पे या जो अरुणाचल प्रदेश वाला इलाका है उस पर क्यों नजर जमा करके बैठे हो? देखिए, अब एक चीज ये भी सोचिए कि अरुणाचल प्रदेश वाला इलाका क्यों अक्षय वो लेकर ना जाता है? ठीक है, चाइना अरुणाचल प्रदेश वाला इलाका क्यों लेना चाहता है? अरुणाचल प्रदेश वाले इलाके में देखिए, सबसे पहली बात तो वहां पर यह है कि यहाँ का कल्चर उन लोगों के साथ काफी मैच होता है। ठीक है ना, चाइनीज कल्चर और यहाँ का जो अरुणाचल प्रदेश का कल्चर है तो उनका सेम होता है। दूसरा, उनको ये लगता है कि इंडिया के लिए एक बहुत अच्छी स्ट्रेटेजिक लोकेशन है, यहाँ से क्या है को किसी भी प्रकार की कोई भी मिसाइल चाइना के लिए लॉन्च कर सकता है। तो काफी स्ट्रेटेजिकली क्या हो जाएगा, काफी रणनीतिक के रूप से अगर हम लोग देखें तो ये काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। और यहाँ पर क्या है, यहाँ पर भूटान, नेपाल भी है, तो कल को अगर अरुणाचल प्रदेश को चाइना ले लेता है तो भूटान को भी कंट्रोल कर लेगा, नेपाल को भी कर लेगा, तिब्बत आ जाएगा। मतलब यूं आप कह सकते हो पूरा एक अपना साम्राज्य जो है वो खड़ा करना चाहता है। तो अरुणाचल प्रदेश को लेने के पीछे भी उसका एक बहुत बड़ा मतलब लॉजिक है। और दूसरी बात, उसने मतलब पूरी कोशिश, मैंने अभी स्टार्टिंग में आपको क्या कहा कि उसने भारत को पूरी तरह से वो घेरने की कोशिश कर रहा है। मतलब अपने टेरिटरी में अरुणाचल प्रदेश के आसपास में उसने गांव स्थापित कर दिए हैं। ठीक है, लोगों को रहना वहां पे शुरू करवा दिया है। ठीक है, और बहुत सी बार कोशिश करता है वो बार बार में अरुणाचल प्रदेश में घुसने की, इन्वेंट करने की कि हम अरुणाचल प्रदेश को अपने अधीन कर ले। ठीक है, बहुत कोशिश ना करता है, परंतु वो कोशिश से कभी भी सफल नहीं होती। तो बहुत सी बार नेताओं के बीच में बातचीत होती है, चर्चाएं होती हैं, परंतु कोई उसका कंक्लूजन या निष्कर्ष नहीं निकलता। और बहुत सी बार सीमा पर दोनों की आर्मियों के बीच में लड़ाई भी होती है। जिस समय पूरे विश्व का ध्यान दो महाशक्तियों की तनी से पैदा क्यूबा संकट की तरफ लगा हुआ था, ठीक उसी समय चीन ने 1962 के अक्टूबर में दोनों विवादित क्षेत्रों में बड़ी तेजी तथा व्यापक स्तर पर हमला किया। देखो, अब 1962 का ही दौर है जब क्यूबा मिसाइल संकट था। अब याद करिए चैप्टर 1 शीत युद्ध, चैप्टर 1 जो शीत युद्ध का दौर है वो हम लोगों ने पढ़ा, तो 1962 में ही क्यूबा मिसाइल संकट था। अब पूरी दुनिया की नजरें कहां पर थी? पूरी दुनिया का ध्यान था, अरे सोवियत संघ और अमेरिका के बीच में, सोवियत संघ और अमेरिका के बीच में पूरी दुनिया का ध्यान उनकी तरफ था। उसी समय चाइना ने फायदा उठाया कि अच्छा, पूरी दुनिया का ध्यान उधर है और अब भी मैं अपना काम बना लेता हूं, मैं अक्साई चीन पर और अरुणाचल प्रदेश पर अटैक कर देता हूं, मैं वहां की सीमाओं को अपने क्षेत्र में लेने की कोशिश कर लेता हूं। पहला हमला एक हफ्ते तक चला। तो पहला हमला कब हुआ? अक्टूबर 1962 में हुआ। ये एक हफ्ते तक चलता है और इस दौरान चीनी सेना ने अरुणाचल प्रदेश के कुछ महत्वपूर्ण इलाकों पर कब्जा कर लिया। तो पहला जो अटैक है वो 1962 अक्टूबर में होता है और अरुणाचल प्रदेश का जो कुछ इलाका है वहां तक चीनी जो सेना है वो पहुंच जाती है। हमले का अगला दौर नवंबर महीने में शुरू हुआ और जो दूसरा जो आप कह सकते हैं जो दूसरा अटैक शुरू करा वो नवंबर में शुरू करा। लद्दाख से लगे पश्चिमी मोर्चे पर भारतीय सेना ने चीन की बढ़त रोकी, लेकिन पूर्व में चीनी सेना आगे बढ़ते हुए असम के मैदानी हिस्से के प्रवेश द्वार तक पहुंच गई। तो लद्दाख से लगे पश्चिमी मोर्चे पर भारतीय सेना ने चीन की बढ़त को रोक दिया। अब भारत की सेना एंटर हो चुकी है और जहां पर भारत की सेना एंटर हो जाए वहां पर चाहे चीन हो कोई नहीं रुकता। ठीक है, किसी को हम लोग नहीं देखते हैं। तो चीन की जो बढ़त थी उसको रोक दिया। जैसे ही भारतीय सेना एंटर होती है तो चीन को वहीं रोक दिया जाता है। असम के मैदानी हिस्से के प्रवेश द्वार तक पहुंच जाते हैं, परंतु भारत की सेना उनको वापस धकेल देगी और वो वापस चाइना की तरफ लौट जाएंगे। आखिरकार चीन ने 1962 के युद्ध के बाद एक तरफा युद्ध विराम घोषित किया और चीन की सेनाएं उस मुकाम पर लौट गई जहां वे हमले से पहले के वक्त पर तैनात थे। देखिए, अब 1962 में चीन ने एक तरफा युद्ध विराम घोषित कर दिया। मतलब उन्होंने ये कहा कि हमारे तरफ से हम युद्ध पे क्या करते हैं, विराम लगाते हैं, हम युद्ध को रोकते हैं। और युद्ध को रोक करके वो वापस वहीं चले गए जहां से उन्होंने युद्ध की शुरुआत करी थी। मतलब वापस चीनी जो सीमा क्षेत्र है उसमें वो एंटर हो जाते हैं। चीन युद्ध से भारत की छवि को देश और विदेश दोनों ही जगह धक्का लगा। अब देखिए, अब चीन के साथ जो हुई लड़ाई उससे देश में और दुनिया में सारी जगह जो भारत की इमेज है उससे धक्का लगा। देखिए, देश के अंदर तो क्यों, क्योंकि एक शुरुआत से कुछ नेता नेहरू जी को चेता रहे थे कि भाई नेहरू जी आप चाइना पे इतना भरोसा मत करिए। तो अब वो समय आ गया था कि चाइना ने नेहरू जी के भरोसे को तोड़ दिया था। ठीक है, उसके साथ साथ क्या है, जो विश्वास जनता का नेहरू जी पर था वो थोड़ा सा कमजोर हो गया था। और दूसरा, ऐसा माना भी जाता है कि
1964 में नेहरू जी की डेथ हो गई थी। तो ये 1962 वाला जो झटका था, जो चाइना के साथ युद्ध हुआ, काफ़ी उनके हृदय को उस बात की चोट पहुंची, ठीक है ना, कि हम चाइना से सही से नहीं लड़ पाए। इस बात को उनको बड़ा दुख हुआ और फिर कहते हैं कि शायद उसी दुख के कारण 1964 में उनकी मृत्यु भी हो जाती है, ठीक है। तो काफ़ी मतलब जो इमेज है इंडिया की वो खराब होती है, देश के अंदर भी और देश के बाहर भी। देखते हैं कैसे। इस संकट से उबरने के लिए भारत को अमेरिका और ब्रिटेन दोनों से सैन्य मदद की गुहार लगानी पड़ी। अब देखिए, अमेरिका वह अमेरिका जिसका हम लोग क्या कर रहे हैं, विरोध कर रहे हैं, क्योंकि 1961 में गुटनिरपेक्षता आंदोलन की शुरुआत हो चुकी है, नेम की शुरुआत हो चुकी है, जहां पर हम ये कह रहे हैं ना हम अमेरिका के साथ हैं और ना सोवियत संघ के साथ है, परंतु फिर भी हमारा मॉडल समाजवादी है। तो ये तो बिल्कुल पता चल गया कि हम अमेरिका के साथ तो बिल्कुल भी नहीं है। अब ब्रिटेन है तो ब्रिटेन खुद अमेरिका वाले ग्रुप में है, ब्रिटेन तो खुद पूंजीवादी देश है, पर अब ऐसे देशों से सैन्य मदद की गुहार लगानी पड़ी, उनसे मदद मांगनी पड़ी। तो पूरी दुनिया में एक हमारी इमेज खराब हुई कि इंडिया को मदद लेनी पड़ रही है। सोवियत संघ इस संकट की घड़ी में तटस्थ बना रहा, मतलब सोवियत संघ बैलेंस करके रखता है खुद को, वो ना चाइना की तरफ झुकाव देता है ना भारत की तरफ। इसका कारण क्या था? देखिए, कारण ये था कि सोवियत संघ की जो नीति है उस समय चाइना गजब का इसका सपोर्टर था। चाइना 1970-72 के बाद क्या होता है, इस नीति को छोड़ता है और नहीं, जब तक वो सोवियत संघ का एक परमानेंट सपोर्टर रहता है, सोवियत संघ के साथ रहता है। माओ की विचारधारा जो है वो बिल्कुल समाजवादी विचारधारा थी, तो इसलिए सोवियत संघ नहीं चाहता है कि वो भारत को सपोर्ट करके चाइना को अपना सपोर्ट गवाए और चाइना को सपोर्ट करके भारत का सपोर्ट गवाए। तो वो बिल्कुल तटस्थ था, वो देख रहा था चुपचाप जो हो रहा है होने दो। और एक्चुअल में खुद सोवियत संघ तो बेचारा क्यूबा मिसाइल संकट में है, तो वो अपनी देखेगा ना। सबसे पहले तो चीन युद्ध से भारतीय राष्ट्रीय स्वाभिमान को चोट पहुंची, लेकिन इसके साथ साथ राष्ट्र भावना भी बलवती हुई। राष्ट्रीय स्वाभिमान को चोट पहुंची, ठीक है। राष्ट्रीय स्वाभिमान मतलब जो हमारी जो देश की रेस्पेक्ट है, सेल्फ रेस्पेक्ट है, उस पर भी चोट पहुंची कि कैसे चाइना वालों ने हमारे दो सीमा क्षेत्रों पर अटैक करने की कोशिश करी। परंतु इसके साथ साथ राष्ट्र की जो भावना है वो भी बलवती हुई, जो राष्ट्रीय भावना है वो मजबूत हुई। लोगों में देश के प्रति जो प्यार है, जो देश के प्रति जो विश्वास है वो और उभरा। नहीं, सब हम राष्ट्र वालों को सबको एक होना है। कश्मीर से कन्याकुमारी तक पूरा भारत एक है, गुजरात से अरुणाचल प्रदेश तक जो पूरा भारत है वो एक है, सबको एक होना होगा। राष्ट्र की जो भावना है वो लोगों में यहाँ पे पनपना शुरू होती है। कुछ प्रमुख सैन्य कमांडरों ने या तो इस्तीफा दे दिया या अवकाश ग्रहण कर लिया। अब काफी जब जनता गुस्से में थी, आक्रोश में थी, विरोध हो रहे थे, तो काफी सैन्य कमांडरों ने या तो इस्तीफा दे दिया या छुट्टी ले ली उन लोगों ने। नेहरू जी के नजदीकी सहयोगी और तत्कालीन रक्षा मंत्री वीके कृष्ण मेनन को भी मंत्रिमंडल छोड़ना पड़ा और नेहरू जी के नजदीकी माने गए, उनके सहयोगी माने गए। उस समय रक्षा मंत्री थे, डिफेंस मिनिस्टर थे, तो ये इनकी जिम्मेदारी थी कि भाई वो चाइना के खिलाफ सही से एक्शन ले, पर शायद नहीं ले पाए, तो उसके कारण उन्होंने अपनी गलती मान कर करके पद से इस्तीफा दे दिया। ये है वीके कृष्ण मेनन जी। देखिए, ये भी एक बहुत बड़ी बात है कि उस समय के नेता जो हैं वो इस्तीफा दे दिया करते थे बहुत जल्दी, उनको मतलब पद की लालसा ही नहीं हुआ करती थी। हाँ ठीक है, हमारी गलती है, हम छोड़ते हैं, पद को छोड़ते हैं। और मैंने ऐसा सुना है, पढ़ा है, जब लाल बहादुर शास्त्री जी प्राइम मिनिस्टर थे तो वो मतलब अपने पर्सनल काम के लिए सरकारी गाड़ी को, सरकारी किसी भी वस्तु का इस्तेमाल नहीं करते थे, और अगर कर रहे हैं तो उसका पूरा पेमेंट उसी हिसाब से करते थे जितना उनको देना चाहिए। तो ये बहुत बड़ी बहुत कुछ सीखने के लिए है हमारे पास इन लोगों से। नेहरू जी की भी छवि थोड़ी सी धूमिल हो गई, मतलब उनकी भी थोड़ी छवि खराब हो गई। चीन के इरादों को समय रहते न भाप सकने और सैन्य तैयारी न कर पाने को लेकर नेहरू की बड़ी आलोचना हुई। तो नेहरू जी की खूब आलोचना होती है, क्यों? क्योंकि समय रहते उन्होंने क्या है, सैन्य तैयारी नहीं कर पाए और चाइना के इरादों को भाप ना सके, मतलब चाइना को पहचान ना सके कि चाइना हमारे साथ क्या कर सकता है, और न ही उन्होंने कोई अच्छे से सैन्य तैयारी करी, इसलिए नेहरू जी की बुराई होती है। पहली बार उनकी सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाया गया और लोकसभा में इस पर बहस हुई। अविश्वास प्रस्ताव आप लोगों ने क्लास 11th के संविधान वाली किताब में मैंने आपको पढ़ा है, जहां पर यह कहा जाता है कि जो सरकार है वो देश को चलाने के लिए अभी काबिल नहीं है। अविश्वास प्रस्ताव कहां पे लाया जा सकता है? सिर्फ और सिर्फ लोकसभा में ही लाया जा सकता है। राज्यसभा का इससे कोई लेना देना नहीं है, लोकसभा ही लेकर के आएगी, क्योंकि जो सरकार का गठन होता है वो लोकसभा से ही होता है। मतलब सरकार के खिलाफ विश्वास, अब अविश्वास दर्शाया जा रहा है कि सरकार पर अब विश्वास नहीं है लोगों का, इसलिए सरकार अपना पद छोड़ दे, प्रधानमंत्री पद छोड़ दे और सरकार हट जाए। इसके तुरंत बाद कांग्रेस ने कुछ उपचुनावों में पटकनी खाई और देश का राजनीतिक मानस बदलने लगा। उपचुनावों का मतलब क्या होता है? देखो भाई, जैसे एक तो होते हैं आम चुनाव। आम चुनाव का मतलब तो यह है कि जो हर 5 साल से होते हो। जैसे आज लोकसभा के 543 सीटें हैं, तो उन 543 सीटों पर सबके एक साथ चुनाव होंगे। परंतु जैसे मान लीजिए कि इनमें से कोई 10 लोग ऐसे हैं
जो मर गए या उनकी डेथ हो गई या उन्होंने रिजाइन कर दिया, जैसे 2 साल के बाद ही कर दिया, तो अब ये रूल ये है कि 6 महीने के अंदर अंदर वहां पे क्या कराने होंगे, चुनाव कराने होंगे। तो ये जो बीच टाइम पीरियड में चुनाव होते हैं इनको हम लोग क्या कहते हैं, उपचुनाव कहते हैं, और इंग्लिश में इनको बाय इलेक्शन कहा जाता है बेटा। तो ऐसे जो उपचुनाव हुए उनमें क्या है, कांग्रेस हार गई। तो इससे क्या है, पता चला कि देश का अब जो राजनीतिक माहौल है वो बदल चुका है। अब जनता कांग्रेस के सपोर्ट में नहीं है, क्योंकि उनको लगा कि चीन से हम सही से नहीं लड़ पाए, इसमें थोड़ी सी कांग्रेस की और नेहरू जी की गलती मानी गई। भारत चीन संघर्ष का विपक्षी दलों पर भी प्रभाव हुआ। तो अब ये जो चीन संघर्ष का है इसका असर विपक्षी दलों पर भी होता है। इस युद्ध और चीन सोवियत संघ के बीच बढ़ते मतभेद से भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी भाकपा के अंदर बड़ी उठापटक मची। तो कम्युनिस्ट पार्टी, अब देखिए सोवियत संघ में भी कम्युनिस्ट ही है, चाइना में भी उस समय कम्युनिस्ट ही थे, तो भारतीय जो कम्युनिस्ट पार्टी है उस पर भी इसका प्रभाव पड़ता है। सोवियत संघ का पक्षधर खेमा भाकपा में ही रहा और उसने कांग्रेस के साथ नजदीकी बढ़ाई। अब जो सोवियत संघ के पक्षधर थे, ठीक है, जो सोवियत संघ की विचारधारा को अपना रहे हैं, सोवियत संघ के साथ थे, तो वो तो कांग्रेस के साथ ही रहे, क्योंकि कांग्रेस तो खुद कह रहा है हम समाजवादी मॉडल को अपना रहे, तो वो तो कांग्रेस के साथ ही रहे। परंतु जो थोड़ा चीन के समर्थन थे, चीन की विचारधारा को ज्यादा अच्छा मानते थे, चीन के हिसाब से चलने को ज्यादा बेहतर मानते थे, उन्होंने अपनी अलग पार्टी बना ली। दूसरा खेमा कुछ समय के लिए चीन का पक्षधर रहा और ये खेमा कांग्रेस के साथ किसी भी तरह की नजदीकी के खिलाफ था। तो ये चाहते थे कि हमें कांग्रेस के साथ तो रहना ही नहीं है, ठीक है, चीन की जो आइडियोलॉजी है वो सही है और जो कांग्रेस के साथ जो लोग हैं वो सोवियत संघ का समर्थन करते हैं, तो इसलिए हमें कांग्रेस के साथ नहीं रहना है। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी 1964 में टूट गई। इस पार्टी के भीतर जो खेमा चीन का पक्षधर था उसने मार्क्सवादी भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी CPIM माकपा बनाई। तो ये सब कुछ हम लोग चैप्टर 2 में पढ़ चुके हैं ना, इसी किताब का चैप्टर 2 एक दल का प्रभुत्व का दौर CPIM पढ़ा था अपन लोगों ने। चीन युद्ध के क्रम में माकपा के कई नेताओं को चीन का पक्ष लेने के आरोप में गिरफ्तार किया गया। अब चीन युद्ध होने के बाद कुछ नेता जो चीन की तरफदारी कर रहे थे, चीन के सपोर्ट में बोल रहे थे, तो उनको पुलिस ने पकड़ के जेल में डाल दिया और डालना भी चाहिए। चीन के साथ हुए युद्ध ने भारत के नेताओं को पूर्वातर की डावाडोल स्थिति के प्रति सचेत किया। ये एक इंपॉर्टेंट बात है, इसको समझिएगा। देखिए भारत का वैसे तो आप कहीं पर भी देखेंगे तो आपको सांस्कृतिक विविधताएं, भौगोलिक विविधताएं आपको देखने को मिलेगी। मतलब कहीं पर पठार है, कहीं पर पर्वत है, कहीं पर नदियां हैं, ठीक है, कहीं पर हरियाली है, कहीं पर रेगिस्तान है, सब कुछ आपको देखने को मिलेगा। और जो प्रकृति के ये जो देन है, पर्वत हो गए, नदियां हो गई, ये कहीं ना कहीं बाउंड्रीज भी बनाते हैं। जैसे मान लीजिए कहीं से नदी निकल रही तो उसका एक साइड का इलाका इधर, एक साइड का इलाका इधर, कहीं से पहाड़ निकल रहा तो उधर का इलाका इधर, इधर का इलाका इधर। अब अगर आप कभी भारत के नक्शे को बड़े ध्यान से देखें तो जो उत्तर पूर्व वाला इलाका है, ठीक है, जिसमें हम ये 7 महीनों को काउंट करते हैं, ठीक है ना, वो उत्तर पूर्व वाला इलाका है। जैसे अरुणाचल प्रदेश, आसाम, नागालैंड, मणिपुर, त्रिपुरा, मिजोरम, ये जो सारे जो राज्य हैं वो कहीं ना कहीं थोड़ा सा हमें अलग लगते हैं। दूसरा, उनकी आप कल्चर देखो, उनका कल्चर यहाँ से बड़ा डिफरेंट कल्चर है, ठीक है ना। उनका आप फेस कट उनका आप लोग देखिए, उनका पहनाव देखिए, उनका खान पीन, उनका रहन सहन, वो उनका काफ़ी अलग है, ठीक है, और वो कहीं ना कहीं थोड़ा सा काफ़ी अलग है। और दूसरी बात क्या है, यहाँ पर बेटा एक टाइम जोन का भी बहुत बड़ा डिफरेंट है। मतलब अगर आज हम लोग, जैसे हम राजस्थान में हैं, यूपी में हैं, या हम गुजरात में हैं, महाराष्ट्र में, इधर की तरफ है, तो यहाँ पर जैसे मान लीजिए अभी 8 बज रहे हैं, ठीक है, जैसे मान लीजिए अभी 8 बज रहे हैं, तो वहाँ पर भी टाइम तो वो 8 बजे का ही दिखाएगा, पर एक्चुअल में वहाँ पर 10 बजे वाला सा कंडीशन होगा। जैसे मान लीजिए यहाँ पे सुबह 5 बजे सूर्योदय हो रहा है, ठीक है, अब सूर्योदय 5 बजे हुआ, वहाँ 3 बजे ही सूर्योदय हो जाएगा, और यहाँ पर 5 बजे, वहां भी 5 ही बजेंगे, पर वहां पर 7 बजे वाले से हालात रहेंगे, बहुत धूप ऐसे सिर पर आ जाएगी, ऐसा है। तो काफी कुछ थोड़ा सा डिफरेंट है वो। तो यहाँ पर सरकार को भी महसूस हो चुका था कि उस वाले इलाके को हमें पकड़ रखनी है, तो समय समय पर उनको मदद करते रहना होगा और उनको मजबूत बना करके चलना होगा। तो जैसे जब चीन ने अटैक करा तो उसके बाद भारत सरकार को ये चीज महसूस हो गई कि उस इलाके पर हमें ज्यादा ध्यान देने की आवश्यकता है। यह इलाका अत्यंत पिछड़ी दशा में था और अलग थलग पड़ गया था। राष्ट्रीय एकता और अखंडता के लिहाज से भी ये इलाका चुनौतीपूर्ण था। तो राष्ट्रीय एकता और अखंडता के लिए भी अगर हम देखें तो ये बहुत इंपॉर्टेंट था। अगर देश की एकता और अखंडता को बनाए रखना है तो ये जरूरी था। जैसे मणिपुर का तो हमने पढ़ा ही था कि मणिपुर में थोड़ी सी अभी भी खटास है। क्यों है? क्योंकि वो बहुत चंद्र जी ने बिना विधानसभा से पूछे क्या है साइन कर लिया था और वो भारत में मिल गए थे। ठीक है, उधर के कुछ बीच में से नागालैंड में भी थोड़ी सी आवाज़ उठी थी कि हमारा अलग से संविधान हो, अलग से हमारा सब कुछ हो, जैसे जम्मू कश्मीर का था विशेष अधिकार हमें दिए जाए। इस प्रकार की मांग बीच बीच में उठी है। टाइम जोन की वो लोग मांग करते ही रहते हैं कि हमारा एक अलग टाइम जोन होना चाहिए, पूर्व वालों उत्तर वालों का, पश्चिम वालों का अलग और पूर्व वालों का अलग। ऐसी मांगे वो बीच बीच में करते रहते हैं।
चीन युद्ध के तुरंत बाद इस इलाके को नई तरतीब में ढालने की कोशिश शुरू की गई। नागालैंड को प्रांत का दर्जा दिया गया। अब सरकार ने चीन के युद्ध के बाद थोड़ा नया तरीका अपनाया इस इलाकों को टैकल करने का। सबसे पहले तो नागालैंड को प्रांत बनाया, नागालैंड को राज्य बना दिया, जो कि पहले नहीं था। मणिपुर और त्रिपुरा हालांकि केंद्र शासित प्रदेश थे, परंतु उन्हें अपनी विधानसभा के निर्वाचन का अधिकार दे दिया गया। मतलब मणिपुर और त्रिपुरा को आज की दिल्ली जैसा बना दिया गया, ठीक है, कि भाई वहां पर क्या होगी, विधानसभा होगी और वहां पर लोग अपने नेताओं को चुन पाएंगे। तो थोड़े बदलाव वहां पर मुझे देखने को मिलते हैं। ओके, और आज के लिए इतना ही, और बाकी जो है हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। आप लोगों को कोई डाउट हो, कुछ पूछना हो तो आप कमेंट बॉक्स में मेंशन करिएगा, और कैसी चल रही है आप लोगों की क्लासेस वो भी जरूर बताइएगा। और पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, और इस चैनल को लाइक से सब्सक्राइब करते रहिए। मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।